सोचो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी की बचत किसी ऐसे बंदे को दे दी जो तुम्हें बोलता है, पैसा डबल कर दूंगा, बस भरोसा रखना। फिर एक दिन पता चलता है, ना पैसा बचा, ना वो कंपनी, बस टूटे हुए सपने और थानों के चक्कर। वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड और त्रिपुरा के करीब 17 लाख से ज्यादा छोटे इन्वेस्टर्स के साथ यही हुआ जब सराधा ग्रुप नाम की एक चमचमाती कंपनी कुछ ही हफ्तों में रेत के महल की तरह ढह गई। किसी ने बच्चों की पढ़ाई का पैसा लगाया था, किसी ने बेटी की शादी के लिए सेविंग रखी थी, किसी ने रिटायरमेंट का पूरा फंड, और बदले में मिला क्या? चेक बाउंस, बंद दफ्तर और सड़कों पर प्रोटेस्ट। आज की स्टोरी में अंदर तक उतरेंगे। ये सराधा चिट फंड स्कैम असल में था क्या? कैसे एक आदमी ने 200 से ज्यादा कंपनियां खड़ी करके आधा इंडिया को बेवकूफ बनाया? पॉलिटिशियंस का रोल क्या था? और आखिर ये पूरा साम्राज्य 2013 में क्यों और कैसे गिरा? पॉन्जी और चिट फंड बेसिक्स। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ये खेल होता कैसे है। पॉन्जी स्कीम में कोई असली बिजनेस नहीं होता। पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नए इन्वेस्टर्स के पैसों से दिया जाता है। जब तक नए लोग आते रहते हैं, सिस्टम चलती रहती है, लेकिन जैसे ही इनफ्लो कम हुआ, पूरा सेटअप बैठ जाता है। सराधा ग्रुप ने भी लोगों को 2-3 साल में पैसा डबल करने, महीने महीने हाई रिटर्न देने जैसे वादे किए, लेकिन इनकम का मेजर सोर्स सिर्फ नए लोगों से आया हुआ पैसा था, कोई सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस नहीं। अब आते हैं चिट फंड की कॉन्सेप्ट पर। ट्रेडिशनल चिट फंड एक लोकल सेविंग और लोन सिस्टम होता है, जहां 10-20 लोग मिलकर हर महीने फिक्स अमाउंट डालते हैं। हर महीने एक पूल बनता है और ऑक्शन या बिडिंग के जरिए कोई एक मेंबर वो पूल थोड़े डिस्काउंट पर ले जाता है। बाकी लोगों में वो डिस्काउंट बोनस की तरह बंट जाता है। बंगाल जैसे इलाकों में ये मॉडल 100 साल से चल रहा था, इसलिए लोकल लोगों का चिट फंड वर्ड पर नेचुरल ट्रस्ट बन चुका था। लोगों को लगता था कि ये तो हमारे दादा परदादा भी करते थे, तो ये सेफ ही होगा। यहीं पर सराधा जैसे ग्रुप्स ने गेम खेला। नाम तो चिट फंड, अंदर से प्योर पॉन्जी। सुदीप्ता सेन की बैक स्टोरी। अब मिलते हैं इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड से। सुदीप्ता सेन। सराधा ग्रुप की शुरुआत 2006 के आसपास बताई जाती है, लेकिन सेन कई सालों से अलग अलग छोटे बिजनेस और डॉज्ड डीलिंग्स में इन्वॉल्व था। उसकी इमेज एक ऐसे आदमी की थी जो हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती रखने का शौकीन था और जल्दी बड़ा बनने की भूख रखता था। कंपनी के स्ट्रक्चर में उसकी राइट हैंड बनकर उभरी देवजानी मुखर्जी, जो पहले उसकी एक कंपनी में लो लेवल रोल में थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन बन गई। धीरे धीरे सराधा ग्रुप नाम के अंडर 200 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर की गईं। रियल एस्टेट, मीडिया, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका नाम लेकर लोगों को ये इमेज दिखाया गया कि कंपनी के पास भारी भरकम अस्टेस और रियल बिजनेस है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने कॉमन आदमी का भरोसा जीता, इमोशन और ब्रांडिंग। सराधा नाम सीधे बंगाल के स्पिरिचुअल कल्चर से जुड़ता है, जहां सारादा देवी को एक तरह से मदर फिगर और देवी की तरह माना जाता है। इस नाम का इस्तेमाल करके कंपनी ने अपनी इमेज को धार्मिक और भरोसेमंद बनाने की कोशिश की। इसके बाद मीडिया में एंट्री। सराधा ने अखबार, न्यूज चैनल्स, एंटरटेनमेंट मीडिया आउटलेट्स खरीदे या लॉन्च किए ताकि कंपनी का नाम लगातार पॉजिटिव न्यूज और ग्लीमर में बना रहे। साथ में लोकल फुटबॉल क्लब्स को स्पॉन्सर करना, दुर्गा पूजा में बड़े बड़े पंडाल्स को फंड करना, एम्बुलेंस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना, सब कुछ जनसेवा वाली इमेज बिल्ड करने के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ने इस पूरे सेटअप को वैलिडेशन दे दिया। लोकल और नेशनल लेवल के एक्टर्स, लीडर्स, पब्लिक फिगर्स सराधा के स्टेज पर दिखने लगे। कई रिपोर्ट्स में मेंशन है कि फिल्म स्टार्स और पॉलिटिकल फेस दोनों तरह के लोग कंपनी के इवेंट्स में नजर आए, जिससे गांव देहात के लोगों को लगा इतने बड़े लोग जुड़े हैं तो कंपनी तो पक्की होगी। इधर ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा था? लाखों एजेंट्स को हायर किया गया जो घर घर जाकर लोगों को स्कीम बेचते थे। उन्हें हाई कमीशन दिया जाता था ताकि वो हर हालत में नए डिपॉजिटर्स लाएं। यही इस पॉन्जी मशीन का फ्यूल था। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट,
लेकिन सिंपल लैंग्वेज में सराधा ग्रुप ने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और अलग अलग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के नाम पर पब्लिक से पैसा उठाया। कानून के हिसाब से अगर कोई कंपनी 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स से पब्लिक मनी उठाती है तो उसे एसईबी के अंडर रजिस्टर होना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है और ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर देना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सराधा ने यह सब ठीक से नहीं किया। इसके बजाय कंपनी ने मल्टीपल लेयर्स बनाकर 200 से ज्यादा कंपनियों के जरिए पैसा घुमाया ताकि रेगुलेटर के लिए ट्रेस करना मुश्किल हो जाए कि असल में कौन सी स्कीम क्या कर रही है। जब सेबी को शक हुआ कि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चल रही हैं और प्रॉपर परमिशन या कंप्लायंस नहीं हो रहा तो नोटिस भेजे गए और सराधा रियल्टी जैसी एंटिटीज को बोला गया कि या तो अपने डॉक्यूमेंट्स दो या स्कीम बंद करो और पैसा वापस करो। यहां से बचने के लिए एक नया खेल खेला गया। कंपनी ने खुद को चिट फंड के तौर पर पेश करना शुरू किया क्योंकि ट्रेडिशनल चिट फंड्स सेबी की सीधी जुरिस्डिक्शन से बाहर और चिट फंड्स एक्ट के तहत ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं। मतलब अगर पब्लिक इश्यू न दिखे तो सेबी का दखल कम हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि उनका मॉडल टिपिकल चिट फंड जैसा म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन प्लस बिडिंग नहीं था। ये ज्यादा एक सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसा था जो लॉ की नजर में सेबी रेगुलेटेड कैटेगरी में ही आता है। क्रैश की हर पॉन्जी का एंड ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। शुरू में रिटर्न्स टाइम पर आते हैं जिससे वर्ड ऑफ माउथ से नए इन्वेस्टर्स और तेजी से जुड़ते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से सराधा ने हजारों करोड़ रुपए जुटाए। एस्टिमेट्स अलग अलग हैं, लेकिन 2004, 103,000, 500 करोड़ तक की फिगर्स सामने आई हैं और 17 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली इंपैक्ट हुए। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क सैचुरेट होने लगा, नए इन्वेस्टर्स की ग्रोथ स्लो पड़ गई। 2013 के शुरुआती महीनों में इनफ्लो कम और पे आउट भारी, गैप बढ़ने लगा, चेक्स बाउंस होने लगे, एजेंट्स को पेमेंट्स में डिले और एक्सक्यूजेस मिलने लगे। फिर अचानक शॉक आया। कंपनी के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने अचानक बंद होने के अनाउंसमेंट्स किए। हजारों एम्प्लॉइज की जॉब्स गईं, पीएफ और पेंडिंग सैलरीज अटक गईं। ये सब न्यूज में आते ही इन्वेस्टर्स और एजेंट्स को पैनिक होने लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। प्रोटेस्ट शुरू हुए। सराधा के ऑफिसेज के बाहर भीड़ जुटने लगी। कई एजेंट्स खुद खतरे में आ गए क्योंकि गांव के लोग उन्हें ही जिम्मेदार मानकर धमकाने लगे। कुछ ने तो रिपोर्टेडली सुसाइड्स भी कर ली क्योंकि उनके ऊपर दो तरफा प्रेशर था, ऊपर से कंपनी, नीचे से जनता। इसी केओस के बीच सुदीप्ता सेन रिपोर्टेडली कोलकाता से भाग निकला अपनी की एसोसिएट देवजानी मुखर्जी और एक और साथी के साथ। बाद में इन्हें जम्मू एंड कश्मीर के सोनमार्ग के पास से अरेस्ट किया गया। अब आता है वो एंगल जिसने इस स्कैम को सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं बल्कि पॉलिटिकल लैंडमाइन बना दिया। सेन ने भागने से पहले एक लंबा लेटर लिखकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भेजा जिसमें उसने कई पॉलिटिकल नामों का जिक्र किया, ये दावा करते हुए कि उस पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने प्रेशर डाला, पैसा लिया या उसे खास बिजनेस में जाने को मजबूर किया। ये एलिगेशंस पब्लिक होते ही वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों के कुछ लीडर्स का नाम इस स्कैम से जोड़ा गया। सीबीआई, ईडी, सेबी, स्टेट पुलिस, सब तरफ से इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, प्रॉपर्टीज अटैच हुई, मल्टीपल केस रजिस्टर्ड हुए। सवाल यह है, आम आदमी को जस्टिस कितना मिला? स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिलीफ फंड अनाउंस किया, कुछ 100 करोड़ रुपए के आसपास, ताकि लो इनकम डिपॉजिटर्स को पार्शियल मदद दी जा सके। लेकिन टोटल लॉस के कंपैरिजन में यह बहुत छोटा फ्रैक्शन था और मेजॉरिटी विक्टिम्स का प्रिंसिपल तक पूरी तरह वापस नहीं हो सका। अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से हजारों करोड़ के इस स्कैम में अब तक सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही रिकवर और डिस्ट्रीब्यूट हो पाया है, जबकि कोर्ट केसेस आज तक खींच रहे हैं। कई छोटे इन्वेस्टर्स अभी भी कॉम्पेंसेशन और क्लोजर का इंतजार कर रहे हैं। सराधा स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, यह भरोसे की हत्या थी। जिस बंगाल में चिट फंड एक कल्चरल प्रैक्टिस की तरह देखा जाता था, जहां लोग इसे अपना लोकल बैंक मानते थे, वहां इस घोटाले ने पूरी ट्रेडिशन को सस्पिशियस बना दिया। अब जेन्युइन स्कीम्स भी डाउट की नजर से देखी जाती हैं। ब्रॉडर लेवल पर यह कहानी एक वार्निंग है। जब तक फाइनेंशियल लिटरेसी लो रहेगी और रेगुलेशन ढीला रहेगा,
पॉन्जी स्कीमर्स नए नए नाम से वापस आते रहेंगे। फॉर्मूला लगभग हमेशा सेम होता है। हाई रिटर्न, लो रिस्क, जल्दी अमीर बनो का सपना दिखाओ और फिर पीपल्स ग्रीड और इग्नोरेंस को एक्सप्लॉइट करो। अगर तुम्हें ऐसी सोशल मीडिया से जुड़ी क्राइम स्टोरीज और मनोविज्ञान समझाने वाले केस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना। क्या तुमने कभी किसी को ब्लॉक किया है और बाद में डर महसूस हुआ? अगली वीडियो में एक और ऐसी ही डार्क लेकिन आई ओपनिंग कहानी लेकर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।